इसी तजुर्बे पर एक छोर उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में खड़ा करता है, दूसरा वो छोर है जहां वो कांग्रेस की नई पीढ़ी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक विजनरी राजनेता जिनकी हर सोच की सरहद दुनिया का आखिरी छोर। बिजनेस टाइकून कमलनाथ देश के उन चुनिंदा नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने हर बार हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ा। प्रदेश के चुनावों में हेलीकॉप्टर की एंट्री कमलनाथ के चुनाव प्रचार के साथ ही बताई जाती है। 9 बार सांसद रहे कमलनाथ 1979 में छिंदवाड़ा से जीते थे पहला चुनाव। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के अपने क्षेत्र से क्या सरोकार होने चाहिए, 45 बरस में छिंदवाड़ा इसकी मिसाल बन गया। जिस दौर में मध्य प्रदेश के बाकी जिले पिछड़ेपन की धूल झाड़ते बमुश्किल खड़े हो पा रहे थे, उस वक्त छिंदवाड़ा की सड़कें एमपी में नए उद्योग स्किल सेंटर का रनवे बन रही थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई पीढ़ी से कदम ताल करते, पार्टी में नई जान फूंकते कमलनाथ। संगठन की कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली, लेकिन यह कमलनाथ की ही काबिलियत थी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी हो गई। यह हौसला कमलनाथ ने ही दिया कि 15 बरस से सत्ता से दूर बैठी पार्टी को यह यकीन आया कि सत्ता में वापसी भी हो सकती है। इस मायने में 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे कमलनाथ के कुशल चुनाव प्रबंधन के साथ उनकी बेदाग छवि पर जनता की मुहर कहे जाएंगे। कमलनाथ की सियासत का अंदाज कि एक राजनेता की हर कोशिश धरातल पर बदलती तस्वीर में दर्ज दिखाई दे। तो बहुत कुछ देख लिया होगा आपने। कमलनाथ जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। इसी सत्र का जो हमने नाम दिया उसी के साथ शुरुआत करूंगा कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो ये है कि चुनावी सियासी राजनीति के बहुत मशहूर प्रबंधक आप हैं। जो भी क्राइसिस है वो जल्दी मैनेज कर लेते हैं। इस सत्र का जो हमने नाम दिया है वो एक शेर का आखिरी हिस्सा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो आपको उम्मीद थी क्या कि ऐसे कश्ती डुबा देंगे आपके अपने? ये माइक सर आपका। मैं अभी कुछ देर पहले बाहर बैठ के शिवराज सिंह जी जो मेरे पहले थे यहाँ, उनकी आवाज़ सुन रहा था, बात नहीं सुन रहा था, बात सुनाई नहीं पड़ रही थी। अब प्रदेश चलाने में और मुंह चलाने में बहुत अंतर होता है। आज आपने पूछा कि सरकार गई। देखिए, इस प्रकार की राजनीति मैं भी कर सकता था। मैं तो मुख्यमंत्री था, मुझे कोई रोक रहा था? ये सौदेबाजी की राजनीति करनी, मैंने कहा ये सौदे की राजनीति का प्रवेश मैं मध्य प्रदेश में नहीं होने दूंगा। ये विधायक ही मेरे से टच में थे, हमें ये सौदा हो रहा है, फलाना सौदा हो रहा है, ये सौदा हो रहा है। मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं चाहता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। उन्होंने प्रावधान रखा कि किसी सांसद या किसी विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि ये सौदे की राजनीति भी हो जाएगी। ये सौदे की राजनीति का प्रवेश होगा, और यही सौदे की राजनीति का जो मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ है, बाहर मध्य प्रदेश का क्या नाम बना कि मध्य प्रदेश में तो बिकाऊ राजनीति होती है। क्या बिकाऊ राजनीति मध्य प्रदेश की पहचान होगी? ये चिंता का विषय है। सरकार आए जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे ये भूख नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री रहूं। मैं तो जानता था आखिरी महीने में क्या होने वाला है, मुझे पता था ये हो रहा है। विधायक मेरे पास आते थे कि ये सौदा हुआ आज। मैंने कहा था कर लो सौदा, मौज करो। जब ये बेंगलोर में थे, मेरे से बात करते थे, मैंने कहा कि ये ठीक है, आपका जैसा ठीक समझते हैं आप कर लो। तो ये सौदे की राजनीति से जो हुआ, आप इसको किसी कोई रूप दे दो, कुछ कह दो। हाँ, कमलनाथ से नाराज थे, कमलनाथ से नाराज थे तो सौदा क्यों किया? मैं भी सौदा कर सकता था, जैसे मैंने कहा, पर मैं सौदे के पक्ष में बिल्कुल नहीं था।
लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के वो कहते हैं कि आप संभाल नहीं पाए, आपके अपने आप की नाराजगी के कारण, और उनको महत्वपूर्ण जो सम्मान अपेक्षित है वो नहीं मिला, इसलिए चले गए। वो क्या कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया? उनके पास उपाय क्या है कि सौदा कर लिया इसीलिए? तो उनको तो ये कहना ही है, उनको कुछ ना कुछ तो कहना है। अब ये कहेंगे, ठीक है। समय, जनता बहुत आज समझदार है और आगे आने वाला समय तय करेगा। अच्छा, कहीं दुख होता है आपको? एक आध बार आपने कहा कि एक आध बयान मैंने उनका सुना था कि आपको सिंधिया जी की मौजूदा स्थिति को देख के दुख होता है, जो बीजेपी में जाने के बाद। तो ये दुख होता है आपको कि साथी चले गए आपके छोड़ के? मुझे इस बात का दुख है कि जिस चीज, बहुत सारी चीज़ों की जो शुरुआत करी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत मुझे करनी थी, ये आगे नहीं बढ़ जाए। मध्य प्रदेश के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौतियां, हमारे नौजवानों के भविष्य की चुनौती। आज मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। किसी को अगर कुछ सामान तमिलनाडु या केरला में बेचना है, वो उत्तर में नहीं जाएगा, आज मध्य प्रदेश में उसे आना चाहिए। हम कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाएं, मध्य प्रदेश की पहचान कैसे हम बनाएं? और निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होता है। अगर विश्वास ना होए, कोई निवेश नहीं लगाता, कोई दुकान में नहीं जाता अगर उस दुकान पर उसको विश्वास ना होए। एक विश्वास पैदा करने की बात होती है, लोग खुद आए, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का हृदय है, वी आर सेंटर पॉइंट। तो मध्य प्रदेश के पास कितने मौके हैं। और बेरोजगारी, आज के नौजवान और हमारी बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवान समझता है। पहले गांव का नौजवान कॉलेज नहीं जाता था, आज वो MBA कर लेता है, मैनेजमेंट कर लेता है, इंजीनियर बन जाता है। ना गांव का रहा ना शहर का रहा, रोजगार का कोई मौका नहीं। और रोजगार से केवल बात नहीं बनती, आर्थिक गतिविधि जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये अगर 500 लोगों को रोजगार मिले, व्यवसाय के कितने मौके बनते हैं। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई होटल खोल लेता है। तो यही आज बड़ी चुनौती है, कृषि क्षेत्र की चुनौती है। कृषि क्षेत्र की चुनौती हम सुधार सकते हैं, नीतियों से सुधार सकते हैं, पर जहां तक बेरोजगार, कोई कानून आप नहीं बना सकते कि सबको रोजगार मिल जाएगा। आप कोई नीति नहीं बना सकते, आप केवल विश्वास पैदा कर सकते हैं कि आप कैसे निवेश आए। हमारी गिनती त्रिपुरा छोटे प्रदेशों से ना होए, हमारी गिनती कर्नाटक से होए, हमारी गिनती महाराष्ट्र से होए, ये मेरा लक्ष्य था। और कैसे हम एक नई जागरूकता लाएं, ये मेरा प्रयास था। ये कृषि क्षेत्र में, कैसे कृषि क्षेत्र में क्रांति आए। आज 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। किसान नहीं है, पर जिसकी किराने की दुकान गांव में है, उसकी दुकान चलती है, व्यापार चलता है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो, क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो, उसके बच्चे अच्छे स्कूल जा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं अगर उसके पास कुछ होए। किसान का जन्म कर्जे में, मृत्यु कर्जे में। मैंने कर्जा माफ की बड़ी नीति बनाई, कर्जा माफ शुरू हुआ, और कोई कुछ भी कहता रहे, राज्य सरकार ने तो विधानसभा में कहा है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये पहला किश्त था, ये पहला किश्त था। मेरे से जवाब मांगेंगे, आपने 10 दिन में क्यों नहीं किया? अरे 10 दिन में कभी होता है? ये सब बातें आलोचना की। भाई मेरे पास तो 15 महीने थे, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, 1 महीना उथल पुथल में गया। 11 महीने थे मेरे पास, और ये मेरे से प्रश्न पूछेंगे। शिवराज जी, मैं तो कहता हूं उनको जवाब देना चाहिए 15 साल का और पिछले 1 साल का। आज मध्य प्रदेश देश की राजधानी महिला अत्याचार की बनी हुई है। खुद विधानसभा में उन्होंने आंकड़े दिए, 15 बलात्कार रोज, 16 अपहरण रोज। ये आज महिलाओं के अत्याचार की राजधानी देश में बन गई है। किसान, टमाटर का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है, मक्के का क्या भाव है, सोयाबीन का क्या भाव है? कांग्रेस की सरकार थी। ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये तो आंकड़े बताते हैं। तो आज
हर वर्ग परेशान है, एक साल में हर वर्ग परेशान है। नौजवानों के लिए कोई नए मौके नहीं बन रहे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता, कृषि क्षेत्र परेशान, छोटा व्यापारी परेशान। और आप प्रचार करते रहो, बोलते रहो, ये जमाना गया। आज तो इंटरनेट की जमाना है। सब बच्चे 3 साल पहले इनके पास हाथ में इंटरनेट नहीं होता था। आज ये जो सीरियल देखने वाले हैं ये तय करते हैं, आपकी न्यूज़ देखने वाले तय नहीं करते। तो ये मत सोचिएगा कि आपके न्यूज़ देखने वाले तय करते हैं। नहीं, मानस तो बन जाता है उनका भी हालांकि। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले शिवराज जी थे, आपने कहा कि आपने उनकी आवाज़ सुनी, समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहे हैं। वो एक बात और कह गए, वो कह गए कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो जो वल्लभ भवन था, जो मंत्रालय था, वो दलालों का अड्डा बना हुआ था। उन्होंने कहा कि बहुत हाहाकार के से हालात थे। देखिए, मंत्रालय में तो कैमरा है, मंत्रालय में सब रिकॉर्ड है। हाँ, कभी कहते हैं कमलनाथ दौरा नहीं करते थे, कभी कहते हैं व्यापारी आते थे। अरे भाई, ये तो कैमरा है, इसका पूरा रिकॉर्ड है, जो आता है उसका रिकॉर्ड होता है। पर शिवराज सिंह कुछ भी कहें, अंत में जनता क्या कहती है, यही अंत में प्रश्न होगा। ये दलालों का अड्डा। अब मैंने कहा मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होगी। आज तो बीजेपी माफिया बन गई है। आज रेत का लो, शराब का लो। आज अगर ये मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी तो मध्य प्रदेश में कौन आएगा? अच्छा, माफिया का आपने जिक्र किया सर। जब आपने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई तो वो कह रहे थे कि आप चुन के बीजेपी के लोगों को कर रहे हो। अब कमोबेश वैसे ही स्वर कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं कि बीजेपी जो भी माफियाओं के खिलाफ अगर कोई मुहिम करती है तो सिर्फ कांग्रेसियों को निशाना बनाया जा रहा। ये सही है? कांग्रेसियों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बता दे कि कह देना, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, कुछ भी घोषणा कर दो। ये राजनीति अपनी जगह। मुझे बताएं कौन से बीजेपी वालों को चुन के किया? ये जानते थे, माफिया को समझ थी कि कमलनाथ को कोई पटा नहीं सकता, कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता। और ये माफिया, मैं तो नाम भी नहीं जानता था। मैंने तो नीति बनाई थी, सब अधिकारियों को कहा था जहां माफिया का एलिमेंट हो उसे बर्दाश्त मत करो। तो ये बताएं कौन सा नाम, कौन सा बीजेपी का था जिसके खिलाफ एक्शन हुआ? ये नहीं बताएंगे, पर बोलने के लिए कुछ भी बोल लो। एक बात और जो आपके खिलाफ इसे बड़े प्रमुखता से मुद्दा बनाया जा रहा है वो ये है कि कांग्रेस की आइडेंटिटी गांधी, सबसे बड़ी आइडेंटिटी महात्मा गांधी। वो कहते हैं महात्मा गांधी की पार्टी में आपने गोडसे के अनुयायी को ले लिया। ये मेरे पास वहाँ के विधायक आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस के इसके पास प्रमाण पत्र है, 30 साल से ये कांग्रेस में रहा, इसको टिकट नहीं दिया तो ये हिंदू महासभा से टिकट ले लिया, अभी कांग्रेस में आना चाहता है, फोटो खिंचा ले। मैंने कहा फोटो खिंचा लो, यहीं तक थी सीमित बात। अगर कोई अपने आप को सुधार रहा है, जो 30 साल कांग्रेस में रहा, इसके प्रमाण है, उसको सर्टिफिकेट मिलते थे, वो ट्रेनिंग कैंप में जाता था और एक दफा टिकट नहीं मिला, हिंदू महासभा से लड़ लिया। तो उसने खुद स्वीकार किया है, आप उसका इंटरव्यू करिएगा, उसने खुद स्वीकार किया मेरे से गलती हुई, अब मैं सुधार रहा हूं, मैंने पाप किया, मैं पाप सुधार रहा हूं। कोई भी आ जाए, शिवराज जी आ जाए, कहें कि मैंने भी बड़े पाप किए हैं, हम सुधरना चाहते हैं, मैं कहूँगा स्वागत है। एक बात और है सर कि आपने कहा कि असली जो निर्णय है वो जनता कर देती है, किसी और के सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है। तो जब ये 28 सीटों के उपचुनाव हुए तो फिर कहाँ चूक हो गई आपको लगता है? कि क्योंकि उस समय माहौल और पूरी सहानुभूति ऐसे लग रहा था कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहता हूं उस पर। क्यों? कि मैंने भी पोस्टमार्टम किया, इसमें जो बात निकल के आई, और ये मैं कहना चाहता हूं कि ये ईवीएम का क्या चक्कर है। अगर बीजेपी केवल ईवीएम से क्यों चुनाव करवाना चाहती है? आप 300 सीटें जीतिए, बैलेट से जीतिए, मतपत्र से जीतिए, कौन रोक रहा है आपको? तो आप क्यों जिद करते हैं? आज अमेरिका में ईवीएम नहीं है, पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पूरे यूरोप में ईवीएम नहीं है,
जापान में ईवीएम नहीं है। कौन से देश में? एक आध अफ्रीका का देश, एक निकरगुआ छोटे देश, वहाँ ईवीएम से होता है। तो क्यों जिद है? अगर ये बात आप जीत सकते हैं, आप मतपत्र से जीतिए, बैलेट बॉक्स से जीतिए, कौन रोक रहा है आपको? तो जिद क्या है आपकी? आप हमारा वोट नहीं लूट रहे, आप जनता का वोट लूट रहे। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि इस सीमा तक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं, तो ये तो आगे भी जारी रहेंगे। फिर अभी जो बाकी राज्यों में चुनाव है वहाँ, या जो आने वाले चुनाव है वहाँ, यदि आप कह रहे हैं कि ये आपका आरोप सही है कि ईवीएम मैनेज हो कर लेते हैं, तो ये तो आगे भी फिर इसी तरह के देखिए, ये बहाना नहीं है। मेरी बात तो साफ है कि अगर शक है, अगर किसी को शक है, आप खड़े होकर कहिए चलिए बैलेट बॉक्स से कर लीजिए, मतपत्र से करिए। अगर आप जीतने वाले हैं, आपकी जिद क्या है कि हमें ईवीएम से ही करना है? अगर शक है, मैं तो ये भी नहीं आरोप लगा रहा आप करते हैं, अगर लोगों के मन में शक है और ये पब्लिक को आप धोखा दे रहे हो, कांग्रेस को नहीं दे रहे हो, कांग्रेस तो बाद में आएगी। एक बीच में बयान आपका ऐसे आया था जिसके बहुत सारे गूढ़ार्थ निकाले गए कि मैं कुछ रेस्ट करना, आराम करना चाहता हूं, जैसा कुछ भाव था, या आप दिल्ली जाएं, आपकी भूमिका बदलने वाली है। इसको लेके बहुत सवाल उठते हैं कि कमलनाथ जी यहां कंटिन्यू करेंगे मध्य प्रदेश में, या उनकी भूमिका में कोई बदलाव होगा। करोड़ों दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपके ही जरिए समझ जाएं कि क्या होगा। क्या आप आराम करने लायक समझते हैं? नहीं, कतई नहीं समझता, आपको मैं कतई नहीं समझता। ये मैंने छिंदवाड़ा में कहा था, कि आप सब पर बड़ी चर्बी लग गई है, तो अगर आप लोग आराम करते हैं तो मैं भी आराम करने को तैयार हूं। तो उसमें से आप लोगों ने पकड़ लिया मैं आराम करना चाहता हूं। हाँ, मैं आराम करने को तैयार हूं, बस ये सेंटेंस पिकअप कर लिया। किस संदर्भ में था? मैं छिंदवाड़ा में था। और पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। मुझे मध्य प्रदेश में अपने गांव में रहना पड़े, मैं अपने गांव में रहूंगा। मैं मध्य प्रदेश छोड़ने वाला नहीं हूं। मध्य प्रदेश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा भी एक स्वप्न है कि मध्य प्रदेश सुधरे। मैंने तो शिवराज सिंह जी को सदन में कहा कि हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए आपका पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, पर आप सही पटरी पर तो चलो। और अगर कोई भी सरकार हो सही पटरी पर चलती है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए हम पूरा समर्थन करेंगे। क्योंकि आज बहुत बड़ी चुनौती हमारी नई पीढ़ी की है। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही, कितनी पीड़ा है नौजवानों को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जो माताएं और आज आई हैं बहनें, उनका बेटा जो घर बैठा है, कहते प्यार से उन्होंने पाला पोसा है, जो आज उनकी पीड़ा है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आपके पास दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सर अभी हैं। आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और सदन में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे कई बार ट्वीट आ जाते हैं आपकी पार्टी के कुछ नेताओं के खासतौर पर, तो ऐसे लगता है कि उन्हें बेचैनी है, या वो लग रहा है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप प्रमोट की जाए संगठन में। सेकंड लाइन लीडरशिप जरूर प्रमोट करनी चाहिए। सेकंड लाइन लीडरशिप ही कांग्रेस का संगठन बनता है। मैं तो कहता हूं, जिसको जैसे तय करना है, प्रतिपक्ष नेता तय करना है, विधायक दल मिल ले, तय कर ले, मुझे क्या एतराज है, मैं खुश हूं। पर ये कि मैंने किसी चीज के लिए अप्लाई किया, ना मैंने अध्यक्ष पद के लिए अप्लाई किया था, न मैंने मुख्यमंत्री के लिए अप्लाई किया, ना मैंने नेता प्रतिपक्ष के लिए अप्लाई किया। जब तक मैं चला सकता हूं गाड़ी, मैं चलाऊंगा। अच्छा, एक बात और भी है सर, ये जो आप बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, दुनिया में पहचान है आपकी। बीच में जो कुछ वरिष्ठ सांसदों ने लीडरशिप को लेके चिट्ठियां लिखी थी, 23 करीब सांसद थे, उसको लेके, और उनमें से बहुत सारे आपके पुराने कलीग भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उसको लेके आपकी राय क्या है? क्योंकि उसके बाद, कोरोना के बाद आप पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये सब जो है मेरे पुराने साथी रहे हैं, मेरे मित्र हैं, मैंने इनसे चर्चा करी। इनकी जो राय थी कि सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सोनिया जी साल भर के लिए, उसके बाद तब इनकी मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग हुई, मैं भी उस मीटिंग में था। इनकी मीटिंग हुई सोनिया जी के साथ, अच्छी मीटिंग हुई। अभी कहेंगे गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसा कह दिया। जिस दिन गुलाम नबी आज़ाद
दिल्ली वापस आए जम्मू से, उसी दिन रात को हमारी मुलाकात हुई। उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो सब चाहते हैं कि संगठन मजबूत होए। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। ये हमें याद रखनी है बात। तो हमें भी अपना संगठन बनाना है, उनको इसकी चिंता है। उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया है कांग्रेस को, तो उनकी चिंता उभर के आ रही है और कुछ नहीं है। एक बात पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने अपने इंटरव्यू में कही कि एक बार मुझे उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बताया कि एमपी में संघ की विचारधारा के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो डिसोबे करते हैं। तो मैं आपको कई सालों से जानता हूं, जो आपकी आइडेंटिटी है उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको कोई डिसोबे कर पाए। और तब जब आप सीएम हो तब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई। 15 साल पहले जो आईएएस और आईपीएस बना, उसने अपने जीवन में केवल बीजेपी देखी थी और कुछ नहीं देखा था। सबका अपना अपना होता है। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं, कोई शक नहीं है, जो राजनीतिक तरीके से जुड़े हुए हैं बीजेपी से। उनकी विचारधारा होगी, पर ये विचारधारा वो घर में रखें, मंत्रालय में ये विचारधारा नहीं चलने वाली। तो मेरे सामने चुनौती भी थी, एक पूरे ब्यूरोक्रेसी को, प्रशासन को एक नया मोड़ दिया जाए। पहले मैंने उन्हें कहा, आप समझाते थे मंत्री और मुख्यमंत्रियों को क्या करना है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। मुझे तो ये आप प्रेजेंटेशन कर लेंगे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो इस रास्ते में चलना है। और ये एक मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी चुनौती थी कि प्रशासन में कैसे एक नया मोड़ लाया जाए। अधिकारी सब कैपेबल हैं, मैं मध्य प्रदेश के अधिकारियों की प्रशंसा करता हूँ। कोई किसी चीज़ में बहुत कैपेबल है, कोई किसी चीज़ में। हमको तो ये देखना है इसका सही उपयोग कैसे करें। सही उपयोग मैं हफ्ते भर में नहीं समझ सकता, मुझे भी समय लगता था कि इसकी ये ताकत है, इस ताकत का उपयोग सही तरीके से करें। हम अपने कुक को ड्राइवर नहीं बना सकते, ड्राइवर को अपना कुक नहीं बना सकते, ये हमें देखना है। तो ये भी तय करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी भी हैं संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोग, आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी में और बाकी संस्थाओं में जिस तरह? हर जगह होते हैं, हर जगह लोग कोई ना कोई विचारधारा से जुड़े रहते हैं। विचारधारा अपनी जगह होती है, पर विचारधारा को आप मंत्रालय में लाएं और आप उस दिशा से काम करें, उस विचारधारा से काम करें, ये सही नहीं है। कमलनाथ जी, आपके पृष्ठभूमि बंगाल से भी है, आपका बहुत अच्छा संपर्क भी है वहाँ। अभी शिवराज जी भी बोले, बीजेपी के तमाम नेता भी बोल रहे हैं कि 2 मई दीदी गई। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या आकलन है आपका कि कैसे नतीजे होंगे वहाँ? मैंने तो कहा कि बंगाल की जनता बहुत काफ़ी समझदार है, और ये कौन सा खेल होता है, ईवीएम का खेल होता है, मैं जानता नहीं। मैं तो कहा अगर शक है, आप शक को दूर कर दीजिए। तो शक को दूर करने में आपको क्या परेशानी है? तो मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जैसी नेता, मैंने तो उनको युवक कांग्रेस के समय से देखा हुआ है, उसकी निष्ठा, उनकी सक्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल बस, बहुत वक्त आपका हमने ले लिया, वो ये कि आपने कहा कि मैं बिल्कुल थका नहीं हूं और आराम कतई नहीं करना चाह रहा, तो ये तय है कि 2023 का जो इलेक्शन है वो कमलनाथ जी की अगुवाई में ही कांग्रेस यहाँ लड़ेगी? मैंने ये कहा कि मैं यहाँ रहूँगा जी, मैं रहूँगा, अपने सब पार्टी के साथियों का साथ दूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर रहूँगा, और इसमें कोई शक नहीं है, आराम का प्रश्न नहीं है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश में अगले 2 सालों में हमारा ऐसा संगठन बने कि हम बीजेपी से कड़ा मुकाबला कर पाए। कमलनाथ जी, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, हम आपसे निवेदन करेंगे थोड़ी देर आप मंच पर बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बेबाकी से सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आप सभी लोग भी अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। अनुरोध करना चाहूंगी न्यूज़ 18 के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी से। राहुल सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
थैंक यू Thank सो you, मच sir. सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मंच पर आने के लिए, राइजिंग एमपी 2021 में सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। और খেলা হবে তো খেলা হবে বাইরে থেকে বর্গী আছে নিয়ম